हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। हम लोग आज अगले पार्ट की बात कर रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमारा टाइप नंबर 5th जो है वो आप नोट कर सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट पार्ट था हमारा कॉम्बिनेशन, सेकंड था हमारा डिकम्पोजिशन, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ मैंने आपको कौन सा रिएक्शन पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन रिएक्शन, और अभी कौन सा आ चुका है नंबर 5th में, दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन को 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहला होता है क्या, द रिएक्शन इन विच देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है। मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी पढ़िए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। क्या हो जाए? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। भाई साहब क्या हो जाए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। जस्ट देखो, इसको बोलते हैं अच्छी चीज़। ऑक्सीडेशन वर्ड सुनते ही लगता है ऑक्सीजन, फीलिंग आती है एक, मतलब अच्छी चीज़ है ये। ऑक्सीजन बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसमें जितनी अच्छी अच्छी बातें होंगी ना, सब इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का ऐड होना हमारे लिए अच्छी बात है। हाइड्रोजन पसंद नहीं था, उसका दूर जाना अच्छी बात है, तो वो भी ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज़ होता है और नेगेटिव चीज़ का लॉस होना अच्छी बात है। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सभी किसके अंदर आ जाएंगी? ऑक्सीडेशन के अंदर, ठीक है। इन सभी का एक एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। जैसे कि इसमें पहला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कि हमारे पास Cu है, इसको हमने O2 दे दिया, तो क्या बन गया? ये CuO बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं? कॉपर पहले अकेला था, आज इसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या बोलेंगे? इसको ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। यह है रिमूवल ऑफ H2। इसके लिए जैसे मान लीजिए H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके सामने हमने O2 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सल्फ़र अलग हो जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। ज़रा सल्फ़र की स्थिति को देखो कि सल्फ़र के साथ पहले हाइड्रोजन था, आज उसके पास से हाइड्रोजन चला गया। कितनी खुशी की बात है, इसके लिए धूम मचा रहा है, पार्टी कर रहा है। तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये भी ऑक्सीडेशन का ही उदाहरण है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने जिंक लिया, अब जिंक को हमने जब ब्रेक किया तो क्या बना? Zn2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से जिंक 2+ हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, तो ये भी क्या होगा? इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीनों का एक एक एग्जाम्पल हमने तैयार कर लिया, ठीक है। चलिए, अब ऑक्सीडेशन के बाद जो हमारा 6th टाइप है वो है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा है? रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन में क्या हो जाएगा? जितनी भी दुख की बातें हैं वो सब इसमें टूट पड़ेगा अपने ऊपर, सारा दुख। मतलब सबसे पहला देखो, उदासी पहले कैसे जाती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ले भैया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गया ऑक्सीजन अपने पास से। दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन, जो पसंद नहीं था वो ऐड हो गया। नंबर तीसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चीज़ को गेन करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आपको मिल गया एक साथ, और इसको इसलिए क्या बोलते हैं? बुरी चीज़। रिडक्शन बुरी चीज़ है, ऑक्सीडेशन अच्छी चीज़ है। ज़रा इसका एग्जांपल देख लो एक बार। तो क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल देखना है, तो आपने क्या किया? आपने KClO3 ले लिया, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखना है इस तरीके से, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? KCl बन जाता है और साथ में O2 बाहर निकल जाता है। तो क्या देख रहे हैं आप? पहले KCl के साथ ऑक्सीजन था, आज यहाँ ऑक्सीजन जा चुका है, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। एडिशन देख लो ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि Na ले लिया हमने, Na में हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्राइड बन गया। तो क्या देख रहे हैं? Na को कंपेयर कराओ, देखो ना कि Na पहले अकेला था, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो क्या बोलेंगे कि भाई रिडक्शन हो गया इसका। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे जिंक था, अब जिंक 2+ में इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ गया, तो इससे क्या बन गया? ये बन तो गया जिंक, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ा,
सॉरी इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ा। जिंक 2+ जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब जाके क्या बनेगा, जिंक बन जाएगा। तो यहाँ गेन करना पड़ रहा है। ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऐसे बहुत रिएक्शन होते हैं जिसमें ये दोनों एक ही साथ हो जाता है। मतलब देयर आर मेनी रिएक्शन, जिस रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक ही साथ हो जाता है, और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स, लाल बैल, तो लिख लेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप में क्या है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलके बना है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लो, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, मतलब एक साथ, simultaneously are called redox reaction। इस रिएक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, मैं कराऊंगा आपको। पहले इसका एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कॉपर और H2O बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं और कैसे इसको हम रेडॉक्स का नाम देंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ कॉपर है। आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, ऑक्सीजन चला गया, दुख की बात है। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दिस इज़ रिडक्शन। क्या हो गया इसका, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर H2 है और H2 के साथ देखेंगे इधर तो क्या होगा, H2 में O ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है। इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, जैसे कि MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसमें हमने HCl को ऐड किया तो क्या बन गया, MnCl2 प्लस Cl2 एंड प्लस H2O। ये रिएक्शन बन गया हमारे लिए, ठीक है। अब बताइए इसमें कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो जरा Mn को देखो, Mn के पास O2 था, आज यहाँ से O2 गायब हो गया, तो क्या बोलोगे इसको हम आप लोग कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जबकि HCl को देखिए, अब HCl में यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन इधर जब पहुँचेंगे आप देखेंगे Cl2 में यहाँ हाइड्रोजन जा चुका है, यहाँ हाइड्रोजन जा चुका है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, दिस इज ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जाना खुशी की बात है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपको मेन चीज़ एग्जाम में क्या आता है, वो दो बातें पूछता है। दो बातें ये पूछता है आपसे कि इसमें एक्चुअली सॉरी 4 बातें हैं। 4 बातें क्या क्या हैं, आपसे पूछता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ। तो इसकी बात कर लेते हैं नोट बना के। सबसे पहली बात क्या पूछेगा आपसे वो कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ऑक्सीडाइज। दूसरा क्या पूछेगा, रिड्यूस्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ। नंबर 3 क्या पूछेगा आपसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। और 4th में पूछेगा आपसे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग
एजेंट, ये 4 चीज़ें वो आपसे पूछता है। तो इससे पहले कि आप इन चारों की तलाश में निकलो, मैं इन चारों को लेके आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन चारों को ढूंढना चाहते हो तो सिर्फ एक जगह ही ढूंढना, और वो जगह कौन सा है कि वो रिएक्टेंट है। क्या है वो? रिएक्टेंट। ये कुछ भी लिखा हो, आपको ये चारों चीज़ें कहाँ मिलेंगी? रिएक्टेंट पे मिलेंगी, और कहीं नहीं मिलेगा तो देखना छोड़ दो पहले तो। ये चारों चीज़ें रिएक्टेंट ही देगा आपको। बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। चलो, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है आप बताइए। अगर मैं इस फर्स्ट रिएक्शन की बात करूँ और ये सेकेंड रिएक्शन है, तो अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को एनालाइज करता हूँ अभी आपके लिए, तो आप मुझे यही चारों चीज़ें बता के दीजिए। सबसे पहला, फर्स्ट रिएक्शन में आप मुझे बता के दीजिए कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ। कौन हुआ ऑक्सीडाइज्ड? देखो ध्यान से, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ वही ऑक्सीडाइज हुआ। तो लिखेंगे, हिंदी में लिख लो शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ वही क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है भाई साहब। तो H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसीलिए ऑक्सीडाइज कौन होगा? H2 होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये H2 होगा। मैंने पहले बोला कि ये चारों चीज़ें ढूंढनी कहाँ पे है आपको? रिएक्टेंट साइड ढूंढनी है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं मिलता आपको। तो इन्हीं दोनों में जो ये सब कुछ होगा। तो जो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि H2 आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। नंबर 2 पूछेगा आपसे कि रिड्यूस कौन हुआ। रिड्यूस्ड कौन है भाई साहब? ऐसा नहीं कि जिसमें O2 ऐड हुआ वही होगा, कभी कभी H2 जाने को भी बोलते हैं। मतलब समझ गया ना कि ऑक्सीडेशन जिसके ऊपर लिखा हुआ है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ बताओ रिड्यूस्ड कौन होगा? तो जिससे ऑक्सीजन दूर चला गया या जिसमें हाइड्रोजन आ गया। देखो उल्टा आप खुद समझ सकते हैं, मैंने पहले पढ़ा दिया ना आपको ये सब बातें, ठीक है ना। तो देखो कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें से ऑक्सीजन चला गया, जो रिड्यूस हुआ वही रिड्यूस्ड हुआ। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? इसका आंसर कि इट इज़ CuO। और साफ साफ दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और H2 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? H2। और रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। कई बच्चों के मन में इधर ख्याल जैसे ही आता, मैंने पहले ही मना कर दिया कि चारों चीज़ें कहाँ ढूंढनी है अपने को? रिएक्टेंट साइड ढूंढना है। चलो भाई साहब, अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई साहब? सोचिए। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? सप्लायर होता है। क्या होता है ये? सप्लायर। किसका? O2 का भाई साहब। जो O2 सप्लाई करेगा, जो O2 सप्लाई करेगा उसी को तो बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन किसी को दे दे वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइज करने वाला एक होता है होने वाला, दोनों में फ़र्क है ना। ऑक्सीडाइज क्या हुआ? जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी कि जो ऑक्सीजन सप्लाई करता हो। सप्लाई कौन करता है? जिसके पास होता है। तो CuO के पास O था, तब ना जाके वो H2 को O दे के उसको H2 बना दिया। तो इस H2 को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? ये CuO, यानी कि यही CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको कई लोग ऐसे बताते हैं कि जो खुद रिड्यूस हो रहा हो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि जो खुद रिड्यूस होगा वही तो अपना O निकाल के किसी को देगा। तो O दिया मतलब वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई साहब। खुद रिड्यूस हो रहा है, देखो तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। लेकिन एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे को दे रहा है। वो अपना O निकाला, दे दिया, ले जाओ। तो अपना O निकाला मतलब वो रिड्यूस हो गया, और दे दिया O2 मतलब क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। चलिए अब बताइए रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? बड़ा आसान है ना। मैंने किसी को ऑक्सीजन निकाल के दे दिया, तो
मैं रिड्यूस हुआ, मुझे किसने रिड्यूस किया? जो लिया मेरे से ऑक्सीजन भाई साहब। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वही दूसरे को रिड्यूस करता है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? इसमें से H2 ने इसका ऑक्सीजन खा लिया, यानी जो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना वही किसी से लेके ही तो ऑक्सीडाइज होगा ना। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब O2 को ले रहा है, वो कहीं से लेके ही तो करेगा, तो जिससे लिया उसको रिड्यूस कर दिया ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये तो हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आपको आना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। इसके बाद हमें 2 रिएक्शंस और ध्यान रखने हैं और उनका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो से पहले एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर जाना, ठीक है। और एंडो मतलब होता है अंदर आना। तो एक्सोथर्मिक मतलब एक्स मतलब बाहर और थर्म मतलब हीट। तो जो हीट को बाहर कर दे वो एक्सोथर्मिक, और जो हीट को अंदर बुला ले वो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। तो जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर आ जाए, वो क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा टाइप है वो नोट कर लेंगे, जो भी नंबर है आप देख लेना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखिए। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड। जिस रिएक्शन में हीट क्या हो? इवॉल्व हो या रिलीज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपने एक रिएक्शन पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, CaO प्लस H2O क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस, लेकिन साथ में यहाँ क्या बन रहा था? हीट बन रहा था। तो हीट जो बन के बाहर निकला यही क्या कर देता है? इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना देता है। काफ़ी आसान है समझना इसको। और एग्जांपल नोट कर लीजिए, जैसे कि हमने मीथेन ले लिया। अब मीथेन में हमने O2 का रिएक्शन करा दिया, मतलब कि O2 से रिएक्शन का मतलब होता है जलाना। सिंपल, अगर कोई बोले केमिस्ट्री में कि सब्सटेंस इज बर्न्ड, तो बर्न मतलब क्या होता है कि उसमें ऑफकोर्स O2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनता है, लाइट भी निकलता है, लेकिन हमें मुद्दा किससे है? ये हीट बनता है। और जैसे हीट बना तो क्या होगा? वो हो गया एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। चलिए, अब जो अगला रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है एंडोथर्मिक। वो भी नोट कर लेंगे। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो लिखिए द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब्ड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जब हम HgO मर्क्यूरस ऑक्साइड जो है, जो सॉलिड स्टेट में होता है, उसको हम हीट करते हैं, तब जाके हमें मरकरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है और यहाँ से O2 बाहर जाता है। तो आपने हीट किया तब जाके हुआ ना, नहीं तो थोड़ी ना होता। इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं मरकरी के ओर से उसको बाहर निकालने के लिए, जो आप पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या देखा आपने कि इसमें हीट करने के बाद यहाँ इसको बाहर निकालते हैं, तो ये ज़रूरी है। बिना हीट के होगा ही नहीं, तो हीट इसने एब्जॉर्ब किया तब जाके हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एंडोथर्मिक। एक और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जैसे कि NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। इसको जब हीट करते हैं तो ये अमोनिया और साथ में HCl में टूट जाता है। तो यहाँ भी क्या देखा हमने कि हीट लिया तब जाके हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्यों?
क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तब जाके ये प्रोसेस होता है। और यहाँ आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन में हीट बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो चीज़ें समझ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इस तरह यहाँ से आपका जो है ये रिएक्शन पूरा हो गया, एक्सो एंड एंडोथर्मिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है चैप्टर का वो है कि रियल लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों चीज़ें। मतलब क्या, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये कैसे हमें अफेक्ट करता है, ये पढ़ना है। ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल इससे आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है मेनली। सबसे पहला जो पढ़ना है वो है कोरोजन। क्या पढ़ना है, कोरोजन। तो पहले कोरोजन को स्टडी कर लेते हैं, बाद में दूसरा वाला पढ़ लेंगे। तो कोरोजन का डेफिनेशन नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे द फेनोमेनन या द प्रोसेस ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, द प्रोसेस ड्यू टू विच metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, वाटर है, बहुत सारे केमिकल्स हैं। इनकी वजह से जो मेटल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, कितने मेटल को खा गया कोई, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है जी। अब कोरोजन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है, एक्चुअली उसके नाम अलग अलग हैं। तो सबसे पहला, किताब में तो आपको एक ही लिखा हुआ है, मैं आपको तीनों पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो होता है वो होता है फॉर आयरन, जो फेमस है। और आयरन के लिए जब कोरोजन होता है तो उसका नाम हम क्या कर देते हैं, रस्टिंग। उसके लिए हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं इसको। जैसे कि आयरन प्रेजेंट है, अब आयरन को क्या मिल गया, O2 मिल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस O2 को H2O मिल गया। जैसे ही H2O मिला, ये क्या बना लिया, ये Fe2O3.XH2O, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिक्स नहीं है, XH2 हो गया। तो ये जो चीज़ है ये है क्या, रस्ट है। ये फॉर्मूला किसका होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। और इसका कलर क्या होता है, इट इज़ ब्राउन कलर। ब्राउन नहीं बोलते इसको, ऐसे रेडिश ब्राउन होता है। ये कैसा होता है, जंग का कलर देखा नहीं तुम लोग, रेडिश ब्राउन। और आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। तो ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, कलर चेंज वाले एग्जाम्पल में भी इसको आप चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कलर चेंज हो गया ये। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग। यहाँ भी क्या देखा आपने कि मेटल धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आयरन के अलावा ये सेम काम जो है वो आपको सिल्वर में भी हो जाता है। तो सिल्वर को बोलते हैं हम लोग टार्निशिंग। टार्निशिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, उसमें क्या समझिएगा, सिल्वर से Ag है। अब Ag पर जैसे ही आपने सिल्वर सल्फाइड या सल्फ़र कंटेंट कोई भी गैस जिसमें सल्फ़र हो, कभी कभार सल्फ़र भी डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बनता क्या है इसमें, Ag2S बन जाता है और साथ में H2 बाहर निकल गया। ऐसा लिख लो, या सिंपल आप सिल्वर लिख लीजिए तो ऐसा बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेन क्या होता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ सिल्वर, इट इज़ ग्रे, या सिल्वर का कलर सिल्वर जैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। और ये जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो चांदी का रिंग वगैरह जो होता है ना, कहते हैं उसको कि ऐसा अंडा वगैरह अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चांदी का रिंग मत पहने। तो क्या होता है कि उसमें सल्फ़र ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है, रिएक्शन करके उसको जल्दी काला कर देगा। तो ये होता है सिल्वर में कोरोजन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी में एक और उठा लेते हैं, वो है कॉपर का। तो ये आयरन का हो गया, ये सिल्वर का हो गया, एक कॉपर का कर लो। तो कॉपर का जो रस्ट लगता है
कलर का चिन्ह देख लिया आपने। हाँ, कॉपर को भी टार्निशिंग बोलते हैं, इसको कोरोजन ही बोल दो, लेकिन इसको टार्निशिंग ऑफ कॉपर भी लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कॉपर है, उस कॉपर के पास पहले O2 आया, कोई दिक्कत नहीं है, H2O आया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नहीं मानता वो। अब CO2 आ जाता है। अब इतना जब आ गया तो वो क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये बेस है, OH वाला बेस होता है, और बेस के साथ यहाँ पे क्या आ गया, कॉपर का कार्बोनेट आ गया। तो इस कंपाउंड का नाम जो होता है ना, वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और कॉपर का जानते हो आप कलर, ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। तो कॉपर में जब रस्टिंग होता है तो कलर क्या हो जाता है उसका, ग्रीन कलर का हो जाता है। कितना खूबसूरत होगा, सोचो, ग्रीन कलर का रस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। अब है कि भाई इससे बचें कैसे। तो इफेक्ट तो आप जानते ही हो, इससे मेटल ख़राब हो जाता है। तो प्रिवेंशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अप्लाइंग ऑयल तो नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स, अप्लाइंग ग्रीस या पेंटिंग कर सकते हो आप, इसको पेंटिंग कर दिया, ग्रीजिंग कर दिया, ठीक है। दूसरा गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन, जिसमें कि जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम आयरन के ऊपर। जिंक को पिघला लिया और उसमें आयरन का बॉडी डिप कर दिया, बाहर निकाला, जिंक की कोटिंग आ गई, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इन प्रोसेस से क्या होता है कि आप कोरोजन को बचा सकते हो आयरन में, ठीक है। तो हमारा मेटल लंबे समय तक चल सकता है, नहीं तो हज़ारों टन या लाखों टन कहा जाए लोहा पूरे साल ख़राब हो जाता है पूरे विश्व में बिकॉज ऑफ दिस रस्ट, ठीक है। चलिए, तो एक तो कोरोजन हो गया। कोरोजन के बाद जो दूसरा हमारा एवरीडे इफेक्ट है वो है रेंसिडिटी। दूसरा कौन सा है? रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है समझ लीजिए उसको। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन of oil and fat present in food material resulting in change of smell and taste, causing change of smell एंड टेस्ट, जिससे कि उसका स्मेल बदल जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि खाना को कभी आप खुले में छोड़ दो 3 दिन 4 दिन 2 दिन, तो देखो कि कोई एक तो उसको बदबू करता है बहुत ज़्यादा, ऊपर से उसका टेस्ट, ऑफ कोर्स बदबू करेगा, टेस्ट कौन करेगा, ये कोई कहने की बात होती है? समझाओ इनको यार, है ना। तो लेकिन ये धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि खाना को बाहर से तुरंत ख़राब हो गया, धीरे धीरे जो है ऑक्सीडाइज करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे खाने के अंदर ऑयल और फैट प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है? ऑयल और फैट जो हमारे खाने में प्रेजेंट है ना, यही रेंसिडिटी को बनाता है, रेंसिडिटी को कॉज करता है। तो इससे बचें कैसे? तो इसका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका प्रिवेंशन नोट कर लेंगे, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन छप के आता है कि डिफाइन रेंसिडिटी एंड राइट द वेज टू प्रिवेंट। सबसे पहला इसका प्रिवेंशन का तरीका है कि बाई रेफ्रिजरेशन। आप फूड को क्या कर लीजिए? रेफ्रिजरेट कर लीजिए। खाने को जो है डाल दीजिए फ्रीजर में, रेफ्रिजर में, तो वहाँ क्या होगा कि रेंसिडिटी बच जाता है, वो रिएक्शन को बहुत स्लो कर देता है वो, इससे खाना देर तक हमारा सही रहता है, ठीक है। चलिए, दूसरा इसमें क्या होता है कि कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से खाने को दूर रखते हैं, क्योंकि सनलाइट जैसे आता है ना, तो वो क्या करता है, उसमें रिएक्शन के रेट को थोड़ा बढ़ा देता है वो, क्योंकि हीट कर देता है ना, तो वो जल्दी रिएक्शन कर देता है, खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिए। नंबर 3 ये होता है कि पैकिंग द फूड
इन या विथ नाइट्रोजन, विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पैक, जैसे कि कुरकुरे का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर होगा उसमें ऑयल और फैट तो होता ही है, ठीक है, तो ऑयल और फैट उसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही उस सामने ऑक्सीजन रखा तो रिएक्शन करेगा और उसको ख़राब कर देगा। कुरकुरे का एक पीस निकाल के छोड़ दो, देखो 4-5 घंटे में क्या होता है, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें क्या करें, ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन से उसको भर दें तो क्या होगा, वो रिएक्शन कर ही नहीं पाएगा। अब रिएक्शन कर नहीं पाएगा तो 10-10 दिन 20 दिन तक, 1-1 महीना तक कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि जो पोटैटो वेफर्स होते हैं जैसे कि लेज, कुरकुरे, ये सब जो हो गया, इसको हम लोग नाइट्रोजन में क्यों पैक करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में पैक करने से क्या होता है कि वो एयर से रिएक्ट नहीं, एयर होता ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, तो उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी, तो देर तक वो बच के रह सकता है, ठीक है। नंबर 4 नोट कर लेंगे, पैकिंग द फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट, या तो उसको एयर टाइट कंटेनर में ही पैक कर दो भाई साहब, कि एयर हो ही ना वहाँ पे, ये भी कर सकते हो आप। और नंबर 5 में क्या आता है, वो आता है यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा उसमें, और ये 2 हैं, इन दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा, एक है BHA, एक है BHT। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, कंपाउंड का नाम है, आपको बस नाम याद होना चाहिए, और ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन। तो ये 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इससे क्या होता है, खाना, इसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, और ये लंबे समय तक खाने को ख़राब होने से बचाता है, लेकिन ज़्यादा इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और अगर आपने इन सभी बातों को ध्यान से देखा होगा तो आप बोर्ड की पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।